पढ़ने चल रहे हैं ओप्स कंसेप्ट। ओप्स के कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है लेट्स से पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस। फोर्थ इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन। ये है हमारे पास ऊप्स के प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब समझते हैं? दो प्रिंसिपल होते हैं, एक स्कूल वाले जो ये होते हैं, और एक ये वाले। दोनों प्रिंसिपल ही है। ये तो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, और ये वाला जो प्रिंसिपल्स होता है, मतलब जैसे ना किसी अपने प्रिंसिपल्स पे काम करना, सिद्धांत हिंदी में समझो ऐसे ना, रूल्स कुछ ऐसे समझो। तो ये वाले प्रिंसिपल्स यहाँ पे होते हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काम करता है वो कुछ डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल्स हमें समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। तो अगर ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए तो सारा काम सेट है जाना। और ये सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये बेसिकली डिराइव्ड हुए हैं ह्यूमन बीइंग से। पूरा का पूरा जो जावा बना है वो कंसेप्ट कहाँ से ले गया? ह्यूमन लाइफ से। तो हमारे जनरली ह्यूमन लाइफ में हम जो काम करते हैं, जैसे भी करते हैं, उसी तरीके से इस लैंग्वेज को डिराइव किया गया है, जिससे रिलेट कर पाओ आप इजिली। क्लियर? तो जैसे लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट क्लियर है ना आपका उस पर, कि क्लास क्या होता था, ऑब्जेक्ट क्या होता था, और ऑब्जेक्ट बनाते कैसे थे, फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेथड्स को कॉल कैसे करते थे, राइट? और मेथड कैसे बनाते थे वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर है, राइट? तो अब पहले टर्मिनोलॉजी पे हम काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? अब पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। किससे? पॉली प्लस मॉर्फिज्म। अब मतलब समझ में आ रहा है? ये लैटिन वर्ड्स है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो किसी भी मेथड के मल्टीपल फॉर्म्स होना, दैट कंसेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट मींस if methods having multiple forms, that concept is known as polymorphism. तो जैसे आपने बताया कि एक मेथड है या एक पर्सन है, डिफरेंट प्लेसेस पे इसके डिफरेंट टाइप से वो एक्ट करता है। एक पर्सन डिफरेंट टाइप से एक्ट, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी एक अपरिचित। नहीं देखा? जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है। तो अपरिचित मूवी वो क्या करता है, वो डिफरेंट इंस्टेंसेस पे डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है इसका। कहीं पे बहुत एग्रेसिव हो जाता है, कहीं पे एकदम पंडित बन के सीधा साधा हो जाता है, कहीं पे एकदम रोमांटिक हो जाता है। तो थ्री टाइप का रूल्स है इसको, रोमियो, और एक सीधा साधा पंडित पूजा कराता है, और तीसरा एकदम एंग्री, मतलब मर्डर करने वाला। इस टाइप से एक ही बंदा है लेकिन। तो मतलब एक बंदे का डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल होना, वो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया? मेनी फॉर्म्स, राइट? ऐसे आप मूवीज में डबल रोल ट्रिपल रोल भी देखते होगे। तो वो सब काम क्या है? बंदा वही है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, राइट? तो वही सेम कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंटेशन अब उसका कैसे होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो देखते हैं रियल टाइम पे। ठीक है? तो कंसेप्ट आपको समझ में आया? मेथड्स के मेनी फॉर्म्स होना, वो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो टाइप का होता है। पहला, इसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, एंड ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग।
सारे नाम है इसके। और दूसरे जो टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, also known as method writing and late binding as well as dynamic binding. Clear? अब इसमें लेट से पहला वाला देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम काम किस पे कर रहे थे, इंटेलिजा एक्लिप्स। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या हुआ, ओपन नहीं हुआ फाइल। तो इसका नाम रखते हैं लेट से कंसेप्ट। ठीक है, और इसको सेव, आपका बैच कौन सा है, जून या जुलाई। ठीक है, क्रिएट। दिस विंडो, ओके। तो इसके अंदर जाके हमें क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखता हूँ एग्जांपल के लिए ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग एग्जांपल। क्लियर। अब चूंकि ये क्लास है, तो जैसे कि हमने कहा कि कंसेप्ट क्या है ओवरलोडिंग का, कि मेथड के मल्टीपल फॉर्म्स, मेथड्स के मेनी फॉर्म्स होना कंसेप्ट हमारा क्या है, ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हम मेथड्स बनाएंगे और उसके मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, लेट्स से एक पहला मेथड बनाया, तो मेथड बनाने के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड का नेम। तो लेट्स से मैंने दिया सम, और इसके अंदर प्रिंट लगाया लेट्स से मेथड समथिंग। एक मेथड बन गया, कोई डाउट है यहाँ तक, सिंपल मेथड। फिर मैंने क्या किया, सेम नेम से दूसरा मेथड बना दिया सम, और इसके अंदर एरर आ रहा है, तो सेम टू सेम नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे इंट ए, तो यहाँ पे लिखा मैंने मेथड्स वन पैरामीटर इंटीजर, तो सेम नेम से दूसरा मेथड बन गया। फिर तीसरा मेथड भी बनाना से टू पैरामीटर्स इंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप्स, ये है ना। लेकिन सेम मेथड कहाँ है किए थे आप, मेथड का नाम भी अलग अलग था। आपने वहां पे मल्टीपल मेथड बनाया था लेकिन मेथड के नाम चेंज थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेथड का नाम सेम है, तो सेम पर्सन इज एक्टिंग डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस। कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म बन रहा है कि नहीं।
कि पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड्स के मल्टीपल फॉर्म्स होना, मेनी फॉर्म्स ऑफ मेथड्स, दैट कंसेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि एक ही मेथड्स के मल्टीपल फॉर्म्स है यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या बन गया? पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म में जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है उसको ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं? ओवरलोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड होना विद डिफरेंट सिग्नेचर। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हो गया सिग्नेचर। आर्ग्यूमेंट में डिफरेंट ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि जैसे एक पैरामीटर यहाँ पे ये है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पैरामीटर यहाँ पे फिर से हो लेकिन इसका टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकता है, कि लेट्स से डबल हो गया। तो बेसिकली एक ही आर्गुमेंट अब भी है लेकिन टाइप चेंज है। तो चाहे टाइप चेंज हो या नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंजेस, तो कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। तो सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड बनाना विद डिफरेंट सिग्नेचर, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज ओवरलोडिंग। इसका मतलब हो गया कि एक ही क्लास में है तो ये ओवरलोडेड है, मतलब मल्टीपल है सेम नेम से, तो ये क्या हो गया? सेम क्लास में है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडेड मेथड्स। क्लियर? तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब दूसरी चीज, इसको हम कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझ में? क्योंकि एक ही क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड के हैं, इसलिए ये ओवरलोडेड है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि मल्टीपल है एक ही क्लास में। दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि इसको हम कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, उसके लिए समझो। तो लेट्स से कि एक न्यू और क्लास बनाता हूं, एंड क्लास का नाम दे दिया मेन क्लास। मेन क्लास मतलब जिसके अंदर मेन है, जहां से कॉल करेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा हमने मेन मेथड। अब इस क्लास को अगर हमें यूज करना है तो क्या करना होगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो सिंपली इस क्लास का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। ओवरलोडिंग एग्जाम्पल ओ ई इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बन गया। अब यहाँ से इनके मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। अब ओ ई डॉट सम, अब कितने सम आ रहे हैं? क्यों? चार ही है। ये कौन हमें बता रहा है कि चार मेथड है? कंपाइलर, क्योंकि अभी तो हमने रन किया नहीं। दो ही चीज है ना जावा में, कंपाइलर और जेवीएम। कंपाइलर कब होता है? जब आप टाइप करते हो तभी तो बताता है ना एरर है कि नहीं है प्रोग्राम में। और रन टाइम पे जो एरर आता है वो जेवीएम बताता है, क्योंकि रन होने के बाद वो पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन सजेस्ट कर रहा है? कंपाइलर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता है क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने ये मेथड कॉल किया पहला, ये किसको रन करेगा? इंट ए को, जो नॉर्मल सम है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है वो रन होगा। अगर इसके अंदर ये 5 पास कर दिया तब किसको रन करेगा? इंट ए वाला। अगर यहाँ पे फाइंड पॉइंट 5 पास कर दिया तब हाँ, तो ये वाला करेगा, राइट। बाद यहाँ पे अगर मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिया, अब कौन सा करेगा? एरर आ ही गया, क्योंकि ऐसा 2 पैरामीटर वाला ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें पहला डबल हो और दूसरा इंटीजर हो। दोनों इंटीजर है। तो अगर यहाँ पे 2 कर दिया अब सही है। तो कंपाइलर बता रहा है ना कि अगर हमने यहाँ पे जो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वो किसको रन करने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें कौन बता रहा है? कंपाइलर। क्योंकि अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पे पास करें तो एरर दे दे रहा है, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि वहां पे वो मेथड नहीं है क्लास के अंदर। क्लियरिटी है यहाँ तक? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर इसका तीसरा भी नाम था अर्ली बाइंडिंग। अब अर्ली बाइंडिंग का मतलब हो गया कि कोई चीज रन होने से पहले हो रहा है तो वो चीज अर्ली हो रही है ना, जल्दी हो रही है ना, पहले ही हो रहा है वो चीज। अब जैसे इस टाइम पे कौन सा मेथड रन होने जा रहा है पता है हमें ना?
तो ये मेथड के साथ बाइंड हो गया ना कि वहां कौन सा मेथड रन होगा, ये बाइंडिंग हो गई ना इसकी इंटरनली। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 5.5 पास किया तो एरर आ गया, मतलब बाइंड नहीं कर पा रहा है ना कि कौन सा मेथड रन होगा। लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये पास किया, बाइंड कर लिया कि ना, मैपिंग कर लिया किसके साथ जाना है, तो वो जो मैपिंग हो गई उसको हम रन होने से पहले हुआ, तो वो मैपिंग मतलब बाइंडिंग। मैपिंग बोले तो बाइंडिंग, और रन होने से पहले हो गया तो इट मींस अर्ली बाइंडिंग। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ भी डायनेमिक नहीं है इसके अंदर। प्रीटी मच श्योर है कि सम मतलब वहां पे जो सम है उसी के साथ इसका लिंक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक है, जिसकी वजह से स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो नाम वाइज सब समझ में आ गया ना। और बनाते कैसे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, अचीव कैसे करते हैं ओवरलोडिंग, एक क्लास बनाएंगे और एक क्लास के अंदर सेम नेम से मल्टीपल मेथड, काम खत्म, ओवरलोडिंग हो गई। और इसको कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग सब समझ में आ गया। और इसको कॉल कैसे, स्टैटिक का मतलब सीधे सीधे है ना, सीधा सीधा पता है कि क्या होने जा रहा है, मतलब पहले ही हमें पता है कि क्या रन होगा, आउटपुट क्या आएगा। तो अर्ली बाइंडिंग हुआ। अब स्टैटिक का मतलब हो गया कि कुछ भी अंदर डायनेमिक नहीं है, मतलब दोनों के कनेक्शन के बीच में कुछ ऐसा है कि रन टाइम पे कुछ डिसीजन लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता है प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सम मेथड कॉल होगा तो मतलब यही वाला सम कॉल होने जा रहा है। उसके बीच में जो रिलेशन है वो प्रीटी मच क्लियर है, कुछ भी डिप्लोमेटिक नहीं है। तो इसलिए उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग में बोलते हैं कि प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं नहीं नहीं, वो कंसेप्ट नहीं, स्टैटिक वर्ड है ऐसे, वो स्टैटिक से मिक्स मत करो यहाँ पे, नहीं तो मैं डिलीट कर दूंगा वो टाइप। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, कितना आसान था पॉलीमॉर्फिज्म ना, पॉलीमॉर्फिज्म बनाने का कितना आसान। तो यहाँ पर अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, कितना आसान था पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक ना। और वो भी ओवरलोडिंग की एक क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड बनाया, और यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं वो लिस्ट में आया, हम किसको कॉल कर सकते हैं इजिली डिफाइन कर लिया हमने, राइट। अब बात दूसरी आती है कि क्यों बनाते हैं हम ये पॉलीमॉर्फिज्म, समझे ना। बुक में तो ऐसे दिया है, क्या होता है, कैसे कॉल करते हैं, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो जाती है बुक के। कहीं से भी पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म यहीं तक बात होगी। लेकिन हमारी बात तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी, क्यों, क्यों हमें ये पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत है, क्या फायदा है पॉलीमॉर्फिज्म से हमें, हम क्यों बनाए पॉलीमॉर्फिज्म को, हम एक ही नाम से मल्टीपल मेथड क्यों बनाए, हम क्यों ना अच्छा अच्छा फैंसी नाम दे दे, सम, समेशन, ऐड, बहुत सारे नाम दे सकते हैं ना। तो यहाँ क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कोड कहाँ यूज हो रहा है, तो कोड तुम लिख ही रहे हो। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि क्यों। 3W का नाम याद रखो, जब भी कोई चीज पढ़ो 3W, वाई, वेयर, और एक और HW होता है, व्हाट, व्हाट वेयर वाई। किसी क्वेश्चन के आगे ये तीन चीजें सोचो, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे व्हाट क्या है देख लिया, क्यों है नहीं पता, वेयर कहाँ से यूज होगा या कहाँ से चलना, चलो वेयर और वाई, वेयर और व्हाट समझ में आ गया, वाई नहीं समझा अभी हमें, क्यों, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बनाए। या तो इंटरव्यूअर पूछे कि आपने अपने प्रोजेक्ट में पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट किया है तो कहाँ किया, फ्रेमवर्क में किया, क्यों किया, अभी भी किया, लेकिन क्यों किया। जब तक ये नहीं समझ में आएगा कोई काम हम क्यों करें, जब तक हमें उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा हम काम करेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्यों। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कुछ देसी एग्जांपल लेता हूँ।
ओके, तो आप जाते हो जब डी मार्ट में, डी मार्ट में सब जाते हो कि नहीं, पता है ना डी मार्ट, नहीं तो कोई दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लो, मॉल वॉल टाइप से, है डी मार्ट में जाओ, इसलिए देसी एग्जांपल लिया, नहीं तो शॉपिंग मॉल का लेता अभी। तो डी मार्ट में जाते हो तो सपोज करो राइस है, राइस मतलब सबको पता है चावल, काले पीले नीले जितने भी हैं, तो लाइन से राइस लगी है? कोई 100 रुपए किलो, कोई 200 रुपए किलो, कोई 50 रुपए किलो, कोई 20 रुपए भी किलो होता होगा, लाइन से लगा है। तो आपके सामने वैरायटी है ना, लेकिन है क्या वो सब चीज, चावल है क्या सब चीज, चावल। अब अगर आपसे है, आप ऐसे थोड़ी ना पूछो कि बासमती चावल कहाँ है, अगर मान लो आपको चावल नहीं मिल रहा है तो आप जाओगे तो चावल कहाँ है, वहां वो लाइन से चावल लगा दिया। क्यों ऐसा क्यों नहीं किया कि राइट कॉर्नर में बासमती, फिर दूसरे फ्लोर पे दूसरा चावल, एक ही चावल साथ में क्यों लगाया उसने। एग्जैक्टली क्यों फाइंड हुआ, क्यों करते हैं ये ऐसा, इजिली फाइंड हो जाए कि भाई चावल मतलब सारे चावल देख लो जितने लेने हैं, कौन सा लेना है, इजिली तुमने देखा। तो किसकी सहूलियत के लिए हुआ, वो अपने सहूलियत के लिए किया कि कस्टमर की सहूलियत के लिए किया ना, कस्टमर का फायदा देख रहे हैं कि वो अपना फायदा, दोनों का फायदा है ना, क्योंकि कस्टमर को अगर सारी चीजें ऑप्शंस यहीं पे मिल जाएंगी तो कस्टमर ले लेगा, सोचेगा चलो ये भी ले ले, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, तो दोनों में से इसको बिकने के चांसेस बढ़ गए। और उसके लिए 10 एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है कि बताए कौन खोज के लाओ का है, खुद ही आएगा बंदा, खुद ही समझ जाएगा, खुद ही शॉपिंग करके खुद ही निकल लेगा। तो उसका भी बेनिफिट, तुम्हारा सबसे ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को फोकस करके करते हैं लोग बिजनेस, कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी सब मिल रहा है सस्ते में तो वही तो आएंगे। जैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हो, आपने इसको क्यों ज्वाइन किया, ऑटोमेशन टेस्टर, बहुत सारे कोचिंग थे, और भी रीजन सोचो, और भी रीजन सोचो, वहां पे भी पॉलीमॉर्फिज्म है, तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्टीट्यूट थे, लेकिन फिर भी आपने चूज किया। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन को रिफाइन करो। पहली चीज तो क्लियर हो गई पॉलीमॉर्फिज्म से, डीमार्ट से, कि यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। अगर कोई एप्लीकेशन, अब डेवलपर के हिसाब से सोचो, अगर हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करें और अगर वो यूजर फ्रेंडली ना हो तो क्या उस एप्लीकेशन पे आप काम करोगे, नहीं ना। जैसे अगर मान लो शॉपिंग की वेबसाइट है, उस पे अगर कैटेगरी वगैरह ना दिया हो कि मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल सेक्शन में जाके आप सारी मोबाइल की लिस्ट देख सकते हो, अगर वो वैसा ना रहता, खिचड़ी बना के एक ही पेज में सब रखता, तो तुम खोजते उसको, फिरते, प्रॉब्लम होती तुम्हें। तो इजिली फाइंड हो जाए कोई चीज, तो इसलिए हम ऐसा ऑप्शंस देते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक चीजें डिजाइन करते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। अब जावा में आ जाओ, सेम चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, सोचते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से अगर मैं सम करके एक मेथड बनाया हूं, फिर एक मेथड हमने बनाया ऐड, फिर एक मेथड हमने बनाया समेशन, फिर एक मेथड हमने बनाया सम ऑफ टू नंबर, फिर हमने बताया सम ऑफ मल्टीपल नंबर्स। अब जब बंदा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसने लगाया ओ ई डॉट, तो उसके पास मल्टीपल मेथड आ गए, सम, ऐड, समेशन, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ मल्टी। अब वो कंफ्यूज नहीं हो जाए कौन सा कॉल करूं, पैरामीटर तो आएंगे लेकिन वो कंफ्यूजन तो है ना उसको, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं भाई, सम कॉल करे समेशन कॉल करे, अगर दोनों में मान लो पैरामीटर नहीं मांग रहा है तो कंफ्यूज हो गया यूजर, क्या है कौन सा ले। तो वो कंफ्यूजन हमें खत्म करना है। तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए अगर यूजर के साथ सिर्फ एक ही, अब यूजर की प्रॉब्लम क्या है कि उसको उतने मेथड याद करने पड़ेंगे,
अब जैसे आप सेलेनियम पढ़ते हो तो आपने ऑप्शन आया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, वो आपको कंफ्यूज करके रख दिया ना दोनों। ये फाइंड एलिमेंट कब काम करेगा, फाइंड एलिमेंट्स कब काम करेगा। अब तुम्हें दोनों मेथड याद करना पड़ा कि फाइंड एलिमेंट तब यूज होगा जब सिंगल एलिमेंट होगा, फाइंड एलिमेंट्स तब यूज होगा जब मल्टीपल एलिमेंट होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो अब तुम्हें दोनों मेथड याद करके रखना पड़ा, ड्राइवर डॉट क्विट एंड ड्राइवर डॉट क्लोज। दोनों मेथड का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन मेथड का नाम भी उन्होंने अलग कर दिया। तो तुम्हें दोनों मेथड अब याद करने हैं कि नहीं, पर्पस ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर तीसरा कंसेप्ट, ड्राइवर डॉट गेट से भी यूआरएल लॉन्च हो रहा है और ड्राइवर डॉट नेविगेट से भी हो रहा है, फिर तुम्हें यहाँ पे भी दो मेथड याद करना पड़ा। तो पागलपंती हुई कि नहीं, गलत करवाया कि नहीं वो। अगर उसने मुझसे सिर्फ बोलता ड्राइवर डॉट नेविगेट रख देते और नेविगेट करके दो मेथड दे देते तो कंफ्यूजन नहीं होती मुझे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स एक ही मेथड नाम होता, अंदर कई सारे होते पैरामीटर वाइज, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। हम एक ही याद करते हैं कि फाइंड करना है एलिमेंट को, फाइंड एलिमेंट्स, बस बात खत्म। फाइंड एलिमेंट्स का चक्कर नहीं होता। ब्राउजर क्लोज कर रहा है, क्विट या क्लोज, एक ही होता क्लोज, वो इंटरनली डिफाइन होता कि एक है तो एक ही को क्लोज करे, मल्टीपल है तो उस एक को क्लोज करे, अंदर लॉजिक लिखो, बट यूजर के लिए तो आसानी हो जाती। समझी बात को। अब यही चीज यहाँ पे भी, अगर हमें सम परफॉर्म करना है तो हमने सम करके ही सारे मेथड बनाए, तो यूजर को सिर्फ एक मेथड याद करना है, वो भी क्या, सम। कि अगर उसको सम परफॉर्म करना है तो उसके दिमाग में एक ही चीज है कि भाई एक ही मेथड है सम, जाके उसको कॉल कर लो। अब जैसे ही आप कॉल करोगे सम को, ये आपको खुद बताएगा कि आपको पर क्लियरिटी है कि कौन सा मेथड है, सम। सिंपल सा आप टाइप करोगे सम, अब ये लिस्ट में आ गया। अब आप देख लो भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन सा चाहिए तुमको, इजी हो गया ना। अब यही अगर ऐड होता तो आप कंफ्यूज होते ना, तो पहले जाके आप देखते डॉट लगा के वो टोटल कितने मेथड है, अच्छा ये ऐड भी है, ये भी है, वो भी है, क्या करूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म लाया गया कि जहां पे भी आपका काम करने का तरीका एक ही जैसा, मतलब काम एक ही है लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना है, तो वो कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जावा में आगे चल के जहां पे भी वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लेकिन काम डिफरेंट तरीके से होगा, अंदर अंदर काम डिफरेंट तरीके से होगा, तो वो कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एंड यूजर के हिसाब से हम एक ही मेथड रहेगा, लेकिन हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करने के लिए मेथड का नाम सेम रखा, बट काम करने का तरीका सबका अलग अलग कर दिया। तो वो काम अपना अलग अलग कर रहे हैं, लिखने में वही मेहनत है, लेकिन सिर्फ नाम सेम करने से बेनिफिट ये हो गया कि एंड यूजर को बेनिफिट ये मिल गया कि उसको 10 मेथड की जगह पे एक ही मेथड याद करना है। क्लियरिटी हो गई ना पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा। अब फिर से इंटरव्यूअर आके पूछिएगा, रियल टाइम एग्जांपल बताओ कहां पे पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंटेड देखा है सेलेनियम में। सेलेनियम में कहां पे देखा है पॉलीमॉर्फिज्म है ऑलरेडी, या फिर जावा में कहां पे देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड है। वो तो बात की बात है कि तुमने कहां बनाया, पहले तो ये बताओ बना बनाया कहां पे है ना। तो सोच, तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले सेलेनियम की लाइब्रेरी डालते हैं, तब तो सेलेनियम के बारे में देख पाएंगे। तो यहाँ से ओपन मॉड्यूल सेटिंग, और मॉड्यूल्स प्लस जार्स, और यहाँ पे कहाँ पे जाना है हमें, सी सेलेनियम जार्स, लेट्स से दिस, अप्लाई ओके। सेलेनियम की जार्स आ गई पिक्चर में। अब मेन में जाओ, लेट्स से यहाँ पे तो सम कॉल करा ही रहे थे कोई ना कोई। अब इसमें लेट्स से मैंने लिखा न्यू एक्शंस। ये क्लास का ये क्लास का नाम याद है आपको, कहाँ पे यूज किया था,
कहाँ पे? जब भी माउस मूवमेंट ऑपरेशन करना है वहां पे ये यूज हुआ। अब यहाँ पे अगर AC डॉट लिखो, क्लिक 2 बार आ रहा है, तो एक में कुछ नहीं, एक में एलिमेंट पास कर सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड में भी 2 आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं? ऐसे यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं सब में डबल 2 है। जैसे डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एक्शन क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, क्लिक, मूव टू एलिमेंट, राइट, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब 2 बार। तो वहां पे कंसेप्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो जहां पे डॉट लगा के मेथड, सेम मेथड मल्टीपल टाइम्स है, सेम नेम है मेथड का, और वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो कंसेप्ट क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग। तो समझो वहां पे ओवरलोडिंग इंप्लीमेंटेड है। तो सेलेनियम में एक जगह देख लिया, एग्जांपल बता दिया, एक्शन क्लास, क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल पूछा कोई, जावा में बताओ। तो जावा में कहाँ पे है? स्ट्रिंग क्लास में। str इज इक्वल टू, सपोज करो, हेलो। अब यहाँ पे str डॉट इंडेक्स ऑफ कितने हैं? 4 डिफरेंट पैरामीटर के साथ। तो ये जावा में एग्जांपल हो गया। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। हेलो, मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, दिखा? तो ऐसे इसके अंदर जो भी फंक्शंस आपको दिखे जो मल्टीपल टाइम्स है, जैसे गेट बाइट्स, टू अपर केस लोअर केस 2 बार है, इंडेक्स ऑफ, इसके बाद कंटेंट इक्वल, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, स्टार्ट विथ, सब स्ट्रिंग। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं? ओवरलोडेड। क्लियर? बात आई कि आपने इंप्लीमेंट कहाँ किया। अभी तक तो क्या था, कहाँ पे पहले से इंप्लीमेंटेड था, राइट। और जावा और सेलेनियम में वो आपने एग्जांपल दिया। आपने कहाँ इंप्लीमेंट किया और क्यों किया? अपने फ्रेमवर्क में। अब ये बात आई, कर सकते थे अब। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो कि आपने एक लॉगिन का फंक्शन बनाया, यहाँ पे जाता हूँ, यूज केस स्पेसिफिक, पब्लिक वर्ड लॉगिन। और लॉगिन में आपने क्या पास किया? एक डिफॉल्ट लॉगिन, एक फंक्शन बनाया आपने डिफॉल्ट लॉगिन, जिसमें ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन से ही लॉगिन करेगा। आपने डेटा नहीं पास किया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? एडमिन एडमिन से ही लॉगिन करेगा। तो लॉगिन विद एडमिन और एडमिन, ठीक है। फिर दूसरा मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड लॉगिन, जिसमें आप पैरामीटर बाहर से आ सकता है कि मतलब देवेंद्र भी लॉगिन कर सकता है, जीमेल है ना, तो सब अपने अपने आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो उसमें 2 यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, यूजर आईडी स्ट्रिंग पासवर्ड, ये बन गया। अब तीसरा मेथड, लेट्स से सेम कॉपी करो इसको, आईडी पासवर्ड आएगा तीसरा, बट साथ में वो थीम का भी तो ऑप्शन है। टाइगर में देखा है, ड्रॉप डाउन से लॉगिन करते समय थीम भी तो सेलेक्ट करके जा सकते हैं। अब मान लो अगर थीम भी आपको सेलेक्ट करके लॉगिन करना है तो तीसरा मेथड बन गया। पर्पज एक ही है, लेकिन अब काम अलग अलग हो रहे हैं ना सबसे, तो हमने 3 मेथड लॉगिन के बना दिए, तो क्या बुराई किया है? तो लॉगिन नहीं, तुमको थीम के साथ लॉगिन करना है ले लो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है तब भी कर लो ना, और अगर डिफॉल्ट करना है तब भी कर लो कि एडमिन के साथ जाए बट साथ में थीम लेके जाए।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे, हमने दे दिए लॉगिन के फंक्शन बना के। एंड यूजर के लिए एक ही फंक्शन लॉगिन, बट यहाँ पे हमारे पास लॉगिन के 4 फंक्शन। तो ये आपने रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट किया होता तो करते, अगर टेस्ट केस ऑटोमेट किए होते ऐसे तो बार बार जो लॉगिन का कोड था उसकी जगह पे हम क्या बनाते, फंक्शंस अलग अलग। एक ही फंक्शन थोड़ी ना काम करेगा हमेशा हर सिचुएशन में, है कि नहीं? तो नहीं तो दो तो हमारे केस में तो सक्सेस है ये दोनों, क्योंकि लॉगिन विदाउट थीम, लॉगिन विद थीम, दो तो बनते ही कम से कम। तो ये क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। रादर देन हमने मेथड का नाम ऐसे रखते, लॉगिन वैलिड क्रेडेंशियल, लॉगिन वैलिड क्रेडेंशियल विद थीम। क्यों भाई, क्यों दो नाम लिखे? हमारा पर्पज है कि हम कंफ्यूज नहीं करते सामने वाले, लॉगिन मतलब लॉगिन, बात खत्म। एक ही मेथड उसको चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड पास करे तब भी लॉगिन, थीम पास करे तब भी लॉगिन, और साथ में एक और ऑप्शन था वहां लैंग्वेज का भी, वो भी अभी एक और बन सकता है। तो ये पर्पज हमारा क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे आपने बनाया। आई बात समझ में? अब और दूसरा एग्जांपल, कि जैसे आगे चल के हम लिखेंगे फ्रेमवर्क में बताएंगे ये चीज, कि लॉजिकली फ्रेमवर्क में आपको ये सब बनाना चाहिए। जैसे तुम तो रिलेट करो थोड़ा सा, कि पब्लिक वॉइड क्लिक, क्लिक ऑन एलिमेंट करके हमने एक मेथड बनाया, कि हमें एलिमेंट पे क्लिक करना था, राइट? अब इसमें हम दो तरीके से चीजें कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एलिमेंट पास कर सकते हैं, एलिमेंट एलिमेंट ही इंपोर्ट करो, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट डॉट क्लिक, डन। अब एक दूसरा तरीका हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा एलिमेंट ही आए, हमें हो सकता है कि एलिमेंट नीचे अंदर जाके बनाना है, कंसेप्ट हो सकता है। तो दूसरा मेथड हम ऐसे बना सकते हैं, किसके अंदर, वहां से स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई एक्सपाथ पास कर दिया ना, तो यहाँ जाके हम अपना बना लेंगे। अब बनाएंगे कैसे, फिर यहाँ पे हम अपना कोड लिख लेंगे, ड्राइवर डॉट लेट्स से फाइंड एलिमेंट, फिर यहाँ पे आई डॉट एक्सपाथ, और ब्रैकेट में ये जो स्ट्रिंग आई सपोज करो str, अब इसके थ्रू ये डॉट क्लिक, ये भी तो मेथड हो सकता है। सर इसमें बी बड़ा है, इसमें बी बड़ा है। अरे ठीक है, भावनाओं पे मत जाओ, अच्छा। कंसेप्ट पे जाओ, क्योंकि वैसे तो एरर तो है ही है, ड्राइवर में भी एरर है, लेकिन पर्पज अभी भी सॉल्व हो रहा है, अभी भी हम क्लिक कर पा रहे हैं। टाइगर का पेज में जो न्यू लीड या न्यू कॉन्टेक्ट है वो एक एलिमेंट है। तो आप पहले वाली अगर मैं क्लिक ऑन एलिमेंट ले, तो आपने जो वेब एलिमेंट और एलिमेंट लिया तो डायरेक्ट में वहां पे अगर कोई डॉट या हाँ, मतलब वहां से एलिमेंट तुम पहले बना के रखो और सीधे एलिमेंट यहाँ पास कर दो मेथड में। एलिमेंट में यहाँ पे जहाँ से कॉल कर रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी आप वेब एलिमेंट बना लो, लेट्स से ड्राइवर, लेट्स से पहले ड्राइवर डिफाइन करते हैं, अब एरर ही खत्म कर दे पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लेट्स से एग्जांपल समझो, बाई डॉट नेम, सपोज करो लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, लॉगिन ये है एलिमेंट आपका, तो आपने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि वेब एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोड को। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, ड्राइवर को दिक्कत क्या इस बात की है भाई, हमारा मन हम कहाँ पे पिक करें, ठीक है। अब ये किया, अब हमें मेथड कॉल करना था वहां पे,
तो इन सज्जन को तकलीफ है तो इनको अभी के लिए ऐसे कमेंट कर दो, बट समझ लो ऐसे हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब मैंने एलिमेंट को कॉल किया कि लेट्स से OE डॉट क्लिक। अब दो आ रहे हैं, एक में एलिमेंट पास कर सकते हैं, एक में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। एलिमेंट वाला तुम्हें लेना है तो ले लो, और ये एलिमेंट यहाँ पे पास कर दो डायरेक्ट, जो एलिमेंट तुम्हारा है। या डायरेक्ट टाइप करो, कुछ नहीं हो रहा है, वेट करो। जो एलिमेंट यहाँ से जाएगा वही एलिमेंट पे क्लिक करेगा वो। कम समझ में आ रहा है ना? ये समझा कि नहीं समझा? बस ठीक है। तो ये क्यों नहीं समझा? फिर ये तो मेथड के अंदर हमने पैरामीटर पास किया। फिर तो मेथड के अंदर हम पैरामीटर डाल सकते हैं कि नहीं? क्या जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे 2 ही 3 पास करेंगे हमेशा? हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग में एक्स पाथ पास कर रहे हैं तो OE डॉट लेट्स से क्लिक फिर से किया, और यहाँ पे हमने पास कर दिया एक्स पाथ, लेट्स से स्ट्रिंग में डबल स्लैश इनपुट ब्रैकेट में यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में लॉगिन। तो मैंने डायरेक्ट इसको पास किया। अब ये क्या करेगा, वहां एलिमेंट बनेगा फिर क्लिक करेगा। तो हमने फीचर दे दिया ना ऐसा। क्लिक ही करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेथड डिजाइन कर सकते हैं। कि कोई बंदा जरूरी नहीं कि फाइनल एलिमेंट ही लगाओ फैक्ट्री बना के, सादा भी करना चाहे तब भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए ना हमें यूजर को। तो ऐसे ही जनरली क्या होता है कंपनीज में, ऐसे ही आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे फ्रेमवर्क में अलग अलग। तो ये रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप बता सकते हो कि हमने अपने सॉल्यूशंस के अंदर जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बना रखे हैं, और वो ओवरलोडेड है। अब इसी में आगे चल के मैं बोल सकता हूँ स्क्रीनशॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेथड के आगे एक पैरामीटर और ऐड कर दो, यस, तो वो क्लिक करने से पहले स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर लेगा। रिपोर्ट में ऐड करना है कि नहीं इस लाइन का क्लिक, वो भी एक पैरामीटर पास कर दो, करना है तो वो कर लेगा। तो ऐसे अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग उसमें पैरामीटर के कॉम्बिनेशन पास कर सकते हो, तो उसके हिसाब से मेथड का बिहेवियर अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने एलिमेंट डॉट क्लिक लिखा है, तो यही एलिमेंट डॉट क्लिक हम उस मेन क्लास में नहीं लिख सकते। डायरेक्ट जो हम कॉल कर रहे हैं के बाद जो स्ट्रिंग या वेब एलिमेंट ले रहे हैं उसी के नीचे अगर एलिमेंट डॉट क्लिक ले लेंगे तो वहां से भी तो वो फंक्शनैलिटी सेम ही काम करेगा। वो तो करेगा ही करेगा। तो फिर वो बनाने की, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन वो बनाने का फिर क्या, तो फ्रेमवर्क तो भाई जानती नहीं हो, तो रिलेट नहीं कर पा रही हो इसलिए। क्योंकि फ्रेमवर्क में हर चीज ऐसे नहीं देसी स्टाइल में चलेगा कि लिखते जाओ यहीं पे। हर चीज तरीके से होगा, फंक्शंस बनेंगे, फंक्शंस को सही तरीके से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें वैसे नहीं सोचना है, तुम्हें ये सोचो कि हाँ फंक्शन के थ्रू कैसे चीजें आ रही है, तो ओवरलोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंसेप्ट सोचेंगे। तो अब जाके ओवरलोडिंग समझा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कॉल होता है, राइट, क्यों बनाते हैं, कहाँ बना बनाया है, कहाँ हमने बनाया है, और कब मौका मिलेगा फिर बनाएंगे, जब सिचुएशन ऐसी बनेगी। अब पूरा पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हुआ। अब कोई गलती से अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग बता दो, अगर उसको इतनी चीजें तुमने बता दी तो तुमसे लगता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जावा में? सोचेगा कि रहने दो अब जावा पूछने के लिए, ये तो पूरा ही कहानी बता दिया मुझे ना। ठंड लग रही है इसलिए दिमाग कम चलेगा। क्लियर हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट? इतना आसान होता है जावा, इतना आसान जावा है समझना। अब कंसेप्ट बन जाना चाहिए तुम्हारा, क्यों है ये। जब लॉजिक पता चल जाता है किसी चीज के पीछे का रीजन कि क्यों बनाना है, फिर वो कंसेप्ट कभी नहीं बनता। ठीक है ना? मैंने कैसे याद किया था पॉलीमॉर्फिज्म, पता है? वही मूवी देख के। कौन सी मूवी बताया था? अपरिचित। तो जब भी कोई पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे अपरिचित, अच्छा कभी कभी वर्ड स्टार्टिंग में भूल जाता है ना कि यार पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ऐसे सबसे कंफ्यूजन होने लगती है कि यार क्या था ये, नाम भूल गया। तो ओवरलोडिंग बोलते ही अपरिचित, दिमाग हमारा ट्रिक करता अपरिचित, अच्छा मल्टीपल रोल, शुरू।
तो अपने अपना याद करने का तरीका है। तो तुम अपने आप को रिलेट कर लो किसी चीज से, इसको अपने हिसाब से दिमाग में सेट कर लो कि कैसे ट्रिगर होगा ये, बात खत्म। ठीक है, तो अब जाके वापस से पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक उठाना और वहां से देखोगे कि तो बहुत आसान था, उसमें कुछ दिया ही नहीं है, उससे ज्यादा मैंने तुमको बता दिया। डन। अब दूसरे टाइप पे जाने से पहले, अभी हम दूसरे टाइप पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ओवर राइडिंग समझने से पहले हमें इनहेरिटेंस समझना पड़ेगा, और इनहेरिटेंस समझने से पहले हम कंस्ट्रक्टर पहले समझ लेते हैं कि वो क्या चीज होता है, क्योंकि बात हम मेथड्स की कर रहे हैं, और मेथड्स की बात करें और स्पेशल टाइप का मेथड ना है संपदा, तो बात ही कुछ और है ना। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि अगर आपको मेथड का कंसेप्ट क्लियर है तो कंस्ट्रक्टर अभी देखो चुटकी में मैं क्लियर करता हूं। तो इसके लिए मैं क्या किया, एक न्यू क्लास बनाया, कंस्ट्रक्टर क्लास, कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, यहाँ पे मेथड लेट्स से। अब कंस्ट्रक्टर कहता क्या है कि कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड। डेफिनेशन सुनो पहले, कंस्ट्रक्टर इज ए, संपदा वाला डेफिनेशन बताता हूं। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड having same name of the class name and there is no void and return type। डेफिनेशन क्लियर हुआ। अभी तक हम जो मेथड बनाते थे तो हम क्या लिखते थे, पब्लिक वॉइड लेट्स से कैल्सी, और ये तो ये हमारा मेथड बन गया। ये एक मेथड ये बना, या तो दूसरी तरीके से हम मेथड बनाएंगे तो पब्लिक लेट्स से वॉइड ऐड, और इसके अंदर लेट्स से रिटर्न लगा दिया तो रिटर्न लेट्स से 1, तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा इंट। मेथड हम ऐसे ही बनाते थे, या तो मेथड में वॉइड लगेगा या तो मेथड में रिटर्न टाइप लगेगा, दोनों ऐसे में से ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों ना हो। अगर इसमें वॉइड हटा दो तो ये एरर आने लगेगा, कहेगा रिटर्न कराओ कुछ तो, तभी फिक्स होगा, नहीं तो नॉर्मल मेथड बनाने ही नहीं देगा। क्लियर। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे हमने मेथड बनाया पब्लिक फिर से वॉइड और सेम नाम दे दिया क्लास का जो है, ना। अब यहां से देखो मैं वॉइड हटा दूं, इसको तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना। क्यों, क्योंकि इसका सेम नेम है जो क्लास का नेम है। अगर इसका नेम चेंज हुआ जहां तो तकलीफ हो गई। अब बोलेगा नहीं वॉइड लगाओ या रिटर्न टाइप लगाओ, अब वॉइड जैसे ही यहाँ पे लिखोगे एरर चला जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है having same name of the class name। constructor is a method having same name of the class name, there is no void and return type। क्लियर हो गया। तो जब भी क्लास के अंदर मेथड देखो जिसका सेम नेम है क्लास नेम और void और रिटर्न टाइप नहीं है तो समझ जाओ क्या है वो, कंस्ट्रक्टर है। समझा इजिली। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, ऐसे बुक में देखोगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, बहुत कंस्ट्रक्टर है, बढ़ बजाय से फोकस करो मेन कंस्ट्रक्टर पे। तो कंस्ट्रक्टर इज मेनली 3 टाइप्स। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप का, पहला डिफॉल्ट, दूसरा और मैंने पैदा किया है नो आर्गुमेंट, एंड तीसरा पैरामीटराइज्ड। तो हमारे डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के, कौन कौन से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है।
अब बात करते हैं पहले नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका ये है जो सामने दिख रहा है। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास किया नहीं, तो इसको लिख दो out no argument constructor। ये और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटर पास कर दो int a param constructor having one param ना, फिर कॉपी having two param। क्या चल रहा है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? सेम क्लास को लेके हम डिफरेंट मेथड्स मेथड बना रहे, कंस्ट्रक्टर बना रहे इन मेथड्स है तो मेथड, लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोलेंगे ना, क्योंकि मेथड बोला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर क्योंकि स्पेशल मेथड है ये, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो हमने एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और बना भी पा रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो गया। ओवरलोडिंग हुआ कि नहीं हुआ? एक क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड। तो अगर इंटरव्यूअर पूछे कैन वी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड, यस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है? यस, राइट। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं देख लिया, इस क्लास के अंदर मेथड विद सेम नेम, नो वाइड एंड रिटर्न टाइप। अब तुम्हारे ऊपर है कि पैरामीटराइज बनाना है कि विदाउट पैरामीटराइज बनाना है, आप जानो जैसी नीड आपकी, ठीक है। वैसे आप मेथड बनाते ही हो, तो सेम तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, और इसको कॉल भी सेम हम वैसे ही करते हैं। अब देखो, चलो वही दिखाने वाला हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अब इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। आप क्या कह रहे हो कि ऐसे कॉल कर ले या लिस्ट में, नहीं ना, क्योंकि मेथड थोड़ी ना है, स्पेशल टाइप का मेथड है, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो अगर यहां से वो डायरेक्ट कॉल होता तो वो मेथड ही हम क्यों नहीं बनाते, हम कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए? तो कंस्ट्रक्टर का पूरा डेफिनेशन तो आप सुने ही नहीं। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड having same name of the class name, there is no void and return type, and it will automatically called once object will be created for this class। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई मेथड कॉल किया हमने नहीं, रन करो क्लास को। क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ कि नहीं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और ये कहां लिखा था हमने, ये ट्रिगर हो गया अपने आप ना। तो फायदा क्या है कंस्ट्रक्टर का, ये एक ऐसा स्पेशल मेथड है कि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो ट्रिगर हो जाएगा जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा।
ठीक है। दूसरा, तो ये था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब आपने क्लास बनाया तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप आर्ग्यूमेंट पास कर दो, लेट्स से 4, एरर आया कुछ नहीं, राइट क्लिक, रन, अब क्या आया, हैविंग 1 पैरामीटर। फिर यहाँ पे 4 5 2 पास कर दिया, अब 2 पैरामीटर पास किया, अब ये क्या करेगा, 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले। अगर आपको इसको बैकट्रैक करना है, सपोज कोई कोड लिखा हो तो उसमें ये पैरामीटर है, अभी आपने तो यहाँ कंस्ट्रक्टर नाम लिया है तो कुछ भी हो सकता है, तो हम वहां जाके उसका मेन क्लास और मेथड चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। जैसे बैक ट्रैक करने वाली बात आ गई, तो आते हैं उस पे, अब आते हैं उस पे भी, अभी पहले से क्लियर हुआ। तो कंस्ट्रक्टर में अब होता क्या है कि यहाँ पे जब आप कोई सिंबल नहीं पास किया, सपोज करो कि आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया, जैसे अभी ओवरलोडिंग का एग्जांपल पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टर बनाया था आपने, नहीं ना। और अभी तक इतनी सारी क्लासेस बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर कभी डिफाइन किया नहीं, मैंने फिर से डिलीट कर दिया कंस्ट्रक्टर। अब इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है नहीं है, तब भी हमारा सिंटेक्स यही है। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखते हो, ये क्या लिखा है, क्लास नेम, और आगे ये सिंबल क्या है, मेथड। जब भी मेथड कॉल करते तो सिंबल ऐसे ही आते हैं ना, कोई मेथड लिखते हैं, जैसे अभी इसके अंदर मेथड कॉल करें c.kelsi, क्या है, केल्सी मेथड का नाम, आगे ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू कीवर्ड के बाद हम कोई मेथड कॉल कर रहे हैं। अब ये मेथड वहां होता है तो कॉल होता है, वहां पे मेथड था ना अभी, तो जब कोई पैरामीटर पास नहीं किया था तो नो आर्गुमेंट वाला कॉल हुआ। जब इसके अंदर मेथड में पैरामीटर पास कर दिया तो पैरामीटर वाला कॉल होगा। तो ये बिहेवियर इसका क्या है, एक मेथड जैसा ही तो है। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये इसका काम ही क्या है, कंस्ट्रक्टर ट्रिगर करना ना। अब मान लो अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, तब ये एरर क्यों नहीं देता, अब वहां पे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, एरर नहीं देता। तो इस टाइम पे क्या होता है, पिक्चर में आता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो उस केस में रन टाइम पे जेवीएम खुद ही कंस्ट्रक्टर एक बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तब इस टाइम पे अगर ये कोड हम जब लिखते हैं, तो ये रन टाइम पे खुद ही एक कंस्ट्रक्टर जेवीएम बना लेता है अपने पास, जिसका कोई पर्पज नहीं है लेकिन बना लेता है, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर क्लास के अंदर आपके पास कंस्ट्रक्टर है, तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, समझे। तब वो इन्हीं कंस्ट्रक्टर में से किसी को कॉल करेगा। और मान लो कि आपके क्लास के अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, तब क्या होगा, अब जब इस क्लास में ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ एरर आने लगा, क्योंकि अब भाई कंस्ट्रक्टर है और वो भी कौन सा है, पैरामीटराइज वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पैरामीटर तो पास करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है ना, तो पास कर दो, एरर चला गया। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करते हैं, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्यों बनाए कंस्ट्रक्टर। हेलो यस, सर, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, अगर ओनली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तो ये बाकी के मेथड्स को तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ना। उससे क्यों करेगा, प्रॉब्लम मेथड से क्या मतलब इसको। ओके। ये अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करेंगे, हाँ, यस। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए।
अभी तक तो नहीं बनाया था, तो काम तो हमारा रुका नहीं। अब बनाए क्यों? क्या फायदा है कंस्ट्रक्टर बनाने का, उसके बारे में सोचते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर लेट्स से कुछ वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूं। ना, और अब यहाँ पे नीचे हमने मेथड बनाया था कैलसी। इसमें क्या किया, a प्लस बी प्लस सी ऐड करें, फिर सम में भी हमने यही करा दिया, a प्लस बी प्लस सी। चल रहा है मेथड, मेथड बनाया हमने और ऊपर से वेरिएबल डिफाइन किया कि भाई जब भी कोई कैलसी कॉल करे आप तीनों नंबर को ऐड करके हमें बता दो, आउटपुट दे दो। मान लो ऐसे हमारी एक रिक्वायरमेंट थी। अब इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सी को कॉल करेंगे कैलसी को, तो इसका हमेशा आउटपुट एक ही आएगा, क्योंकि जो नंबर वहां पे दिया है उसी को ऐड करेगा ना ये बार बार, तो पर्पस तो सॉल्व नहीं कर रहा है। 28, और हमेशा 28 ही आएगा जब भी रन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो नंबर पास करूं उस पे वो ऑपरेशन करे। अब लेकिन हमने मेथड को तो पैरामीटराइज बनाया नहीं है, तो कैलसी के अंदर हम पैरामीटर तो पास कर नहीं सकते। बात समझ रहे हो? या तो इसको पैरामीटराइज मेथड बनाओ तब पर्पस सॉल्व होगा। अगर मान लो पैरामीटराइज मेथड हमने नहीं बनाया तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम जो वेरिएबल्स हैं वहां पे उनको भी तो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और उनकी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करो सी डॉट ए इज इक्वल टू 20, हमने वैल्यू चेंज कर दी रन टाइम पे। अब ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, वहां ओवर राइट करेगा। सी डॉट बी इज इक्वल टू 24, सी डॉट कई सारे लोग आए हैं देखो, सी डॉट लेट्स से 20। तो ये क्या हो रहा है अब हमेशा, अब इस डेटा पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अब आउटपुट कितना आना चाहिए 64। आता हूं, उनको 5 मिनट दो। समझे यहां तक? कोई डाउट? तो हर बार अब यहां से डेटा हमें पास करना पड़ेगा। अब लॉजिकली समझो कि अगर हमें ये कैलसी मेथड कॉल करना पड़ा तो हमेशा मुझे ये 5 लाइन का कोड कॉल करना पड़ेगा अभी के हिसाब से, करेक्ट? तो अगर हमने 100 बार इसको कॉल किया तो एग्जैक्टली क्या होगा, 100 बार अगर हमें कैलसी मेथड कॉल करना हुआ तो एटलीस्ट हमें 500 लाइन का कोड चाहिए। तो जितना कोड बढ़ेगा मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। तो क्या इसका सोल्यूशन है हमारे पास, कोड को ऑप्टिमाइज कर सके कि 500 के बजाय 200 में काम हो जाए? तो यस, तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला काम है, अगर हम ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते कि कंस्ट्रक्टर में ये डेटा पास करते हैं कि लेट्स से 20, 24 और 20 ना, और कंस्ट्रक्टर एक वहां पे बना ले जिसको 3 पैरामीटर चाहिए,
इंट ए, इंट बी, इंट सी, और ये काम क्या करे, ऊपर जो ए बी सी है उनमें वैल्यू डाल दे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू सी। अब ये कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, क्योंकि a यहाँ से आ रहा है, a ऊपर भी डिफाइंड है। तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको लिख दो दिस डॉट a, दिस डॉट b और दिस डॉट c। क्या हो गया, यहाँ से जो a आएगा उधर a में असाइन कर दिया। तो अब यहाँ से जब हम कॉल करेंगे तो इन 3 लाइन की जरूरत है हमें। अब पर्पज अभी भी हमारा वही सॉल्व हो रहा है। अब ये रीइनिशियलाइजेशन का काम जो है वेरिएबल का, वो कंस्ट्रक्टर देख लेगा। तो कोड हमारा ऑप्टिमाइज। तो कोड कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? तो 5 मिनट दो मुझे, तब तक मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, दूसरी वीडियो बनाता हूँ।